केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ऊर्जा मंत्री के दायित्व का कार्यभार ग्रहण किए जाने पर दी बधाई। बिजली आपूर्ति के लिए किया अनुरोध। पीआरडी जवानों के लिए खुशखबरी। सरकार ने 650 रुपए प्रतिदिन किया मानदेय। मंत्री रेखा आर्या ने कहा, पीआरडी जवानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। देहरादून के काठ बंगला में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी। अवैध रूप से बने 50 घरों को किया चिन्हित। 40 अवैध घर किए जा चुके ध्वस्त। देहरादून पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस का किया खुलासा। प्रेम प्रसंग के शक में की गई हत्या। मासूम पर भी नहीं आया रहम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे लगातार केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर प्रदेश के विकास को लेकर कई योजनाओं का खाका तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस समय पर प्रदेश में विद्युत उत्पादन कम होती है, जिस वजह से हमें बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखंड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किए जाने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया। हमारे आपको मालूम है कि समय समय पर जो बिजली की क्राइसिस रहती है और कई बार हमको बाहर से परचेज करनी पड़ती है, जो काफ़ी महंगे दामों पर हमको मिल पाती है। तो उसके लिए हम अपने रिसोर्सेज तैयार करें, लगातार सरकार प्रयासरत है। और उसी क्रम में क्योंकि सरकार ने गठित की है और कई मंत्री बदले भी हैं, उसी में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से माननीय मुख्यमंत्री मिले हैं और उन्होंने जो अपनी मंशा है, जो अपनी मांग है, उनके सामने रखी है और मैं समझता हूँ उसके सकारात्मक परिणाम भी आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर केंद्रीय मंत्री आवास एवं शहरी मामले और केंद्रीय मंत्री ऊर्जा के दायित्व का कार्यभार ग्रहण किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री से तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखंड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किए जाने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड राज्य में विद्युत उत्पाद के लिए केवल जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्रों की उपलब्धता है। राज्य में बेस लोड क्षमता का अभाव है। इससे राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कठिन चुनौती बनती जा रही है। हरिद्वार में बना गढ़वाल मंडल का एकमात्र पोषण पुनर्वास केंद्र स्टाफ की कमी के कारण बंद हो गया है। पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषण के शिकार नवजात को इलाज के लिए रखा जाता है। पिछले कई दिनों से पुनर्वास केंद्र स्टाफ की कमी से जूझ रहा था। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। फिलहाल पोषण पुनर्वास केंद्र पर ताला लटक गया है। सीएमओ का कहना है कि स्टाफ और नर्स की कमी को पूरा करने के लिए एनएचएम को पत्र लिखा गया है। जल्द केंद्र को दोबारा खोला जाएगा। बड़ी स्टाफ की कमी थी, तो हमने स्टेट में भी लिखा हुआ उसमें एनएचएम के माध्यम से स्टाफ या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ उसमें आना है। कुछ नर्सिंग अधिकारी अभी नए भी आए हैं, उन्हें हम ट्रेनिंग उस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें ट्रेंड किया जाए, जिन्हें वहाँ यूटिलाइज़ किया जा सके। बाकी पीडियाट्रिशियन वहाँ हैं हमारे पास। तो बीच में ये हुआ था कि जब थोड़ा सा उसमें लीकेज वाली इशू था, बिजली का भी इशू बीच में हुआ था, तो उसे उधर शिफ्ट किया गया था, लेकिन पुनः इसमें ही करके उसे सुचारू रूप से संचालित किया। खबर लक्सर से है, जहां वकील के साथ मारपीट के 1 साल पुराने मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जिसमें लक्सर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रायघटी गांव के ग्राम प्रधान, उसके भाई और उसकी चाचा को 25 जुलाई को कोर्ट में तलब किया। बता दें कि रामपुर रायघटी निवासी शिपाल चौहान लक्सर तहसील में अधिवक्ता हैं। गांव में चुनावी रंजिश को लेकर गांव के प्रधान, उसके भाई और चाचा ने मार्च 2023 में ऋषिपाल अधिवक्ता को मारपीट करके घायल कर दिया था। पीड़ित ने तीनों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने 12 दिसंबर 2023 में लक्सर एसीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अब न्यायालय के संज्ञान पर प्रधान सहित तीनों आरोपियों को कोर्ट में तलब किया है।
जैसे ही वाद विवाद हो रहा था, मैं खेत मौके पर चला गया और मैंने जा कर के प्रधान को कहा कि आपने महिला के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी है, ये गलत बात है। इसी बात पर उन्होंने रंजिश चुनाव की थी। इसी बात पर उन्होंने ग्राम प्रधान रविंदर कुमार ने और उसके भाई हरविंदर कुमार ने और उसके चाचा सत्यपाल ने मेरे साथ में मारपीट करी थी। जांच पड़ताल करने के बाद में प्रकरण सत्य पाया गया और गंभीर धाराओं में चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी गई है और न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए दिनांक 25/7/2024 को मूल्यमान रविंदर कुमार ग्राम प्रताप विक्रमपुर जीतपुर और उसके भाई हरविंदर कुमार को और उसके चचा सत्यपाल को न्यायालय। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां खटीमा वन रेंज में एक बाघ ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वन विभाग की टीम लगातार बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और टीम ने पिंजरे लगाकर बाघ को पकड़ लिया, लेकिन वन विभाग की टीम इस असमंजस में है कि वास्तव में बाघ वही था या फिर ये कोई दूसरा बाघ है। बता दें कि बाघ के हमले के बाद से ही ग्रामीणों में दहशत है। विगत 2 महीनों से बाघों की जो है आवागमन ज़्यादा हो रहा था और जिससे कि ग्रामीण बड़े शाम होते ही बड़े उसमें खतरे में महसूस कर रहे थे खुद को। इसलिए कई दफ़े वन विभाग को भी गुहार लगाई और क्षेत्रीय विधायक जी हमारे भोन कापड़ी जी उनसे भी कहा क्षेत्रीय वासियों ने, तो विधायक जी के माध्यम से जो है ऊपर विभाग को ट्रैकुलाइज करने के लिए सूचना दी गई, जिससे कि ट्रैकुलाइज वाली टीम आई और पिंजरे लगाए वन विभाग ने। तो कल रात्रि में 8 बजे लगभग एक बाघ को तो ट्रैकुलाइज करके वन विभाग द्वारा पकड़ा गया है, लेकिन अभी यह पूर्ण रूप से यह नहीं सिद्ध हो पाया है कि यह वही बाघ था कि जिसने इससे पूर्व में 2 आदमियों को वहाँ पर अपना निवाला बनाया। अभी भी क्षेत्र में और बाघ मौजूद हैं, जिससे कि क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त है। चकरपुर क्षेत्र के बूढ़ाबाग ग्राम में एक घटना हुई थी, दुखद घटना। इसमें एक व्यक्ति को वन्यजीव के हमले में मार दिया गया था। तो उसके बाद से ही वन विभाग की टीमें और हमारी जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी टीमें वहाँ पर मौके पर लगी हुई थी और हमारे द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति भी मांगी गई थी कि हम वन्यजीव को सुरक्षित रेस्क्यू करके वहाँ से हटा दें, उस एरिया से हटा दें। तो कल लगातार ये अभियान हमारा 4-5 दिनों से जारी था और इसके लिए हमने ट्रैप कैमरे वगैरह और ड्रोन का इस्तेमाल भी किया है। तो कल हमको इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिली और हमारे द्वारा उस वन्यजीव को सफलतापूर्वक सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और उसके पश्चात हमने उसको ढेला रेस्क्यू सेंटर रामनगर भेज दिया। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक अनीता रामाचंद्रन की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला कार्यालय सभागार गोपेश्वर चमोली में राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक दलों को उपचुनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेक्षक ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। कहीं पर कोई भी समस्या या शिकायत हो तो सीधे उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने राजनीतिक दलों को मतदेय स्थल और पंजीकृत मतदाताओं के बारे में जानकारी दी। खबर देहरादून से है, जहां हरेला पर्व के दौरान पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बता दें कि 16 जुलाई से हरेला पर्व की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हरेला पर्व हर साल उत्तराखंड में भाजपा मनाती है, जिसमें बूथ स्तर पर प्लांटेशन का कार्य किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन पेड़ लगाने से ना तो पेड़ बचेगा और नहीं बड़ा होगा। जनता से अपील करते हुए विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पेड़ों के महत्व को समझे और उसे बड़ा करने में अपना योगदान दें। हरेला पर्व हमारे उत्तराखंड की विरासत है और इसको हम लोगों ने सामाजिक स्तर से उठाकर सरकारी कार्यक्रम भी बनाया और भारतीय जनता पार्टी इसमें एक कदम और आगे हम इसको संगठनात्मक कार्यक्रम भी हमने बनाया है। हम हर साल
हरिवा पर्व मनाते हैं और बूथ स्तर तक हमारा प्लांटेशन का कार्यक्रम इसमें काफ़ी लंबे समय तक चलता है। महीने 2 महीने तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। इसके माध्यम से हम बहुत सारे वृक्ष लगाने का काम भी करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तो एक दिन पेड़ लगाने मात्र से पेड़ नहीं बचेगा, न बड़ा होगा। तो जहाँ वो पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिन जगहों पर वो लगाए जा रहे हैं, वहाँ लोगों से भी मेरी अपील है कि वो इसके महत्व को समझें और उन पेड़ों को संरक्षण दें, उनको बढ़ाने में अपना योगदान करें। तो जनता को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, एक आंदोलन का स्वरूप इस पूरे अभियान को लेना पड़ेगा, तब जाके इसमें जो अपेक्षित हमको परिणाम है वो मिल पाए। राज्य सरकार में पीआरडी स्वयंसेवक विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। ऐसे में पीआरडी द्वारा लगातार अपनी कई मांगों से राज्य सरकार को अवगत कराया जाता रहा है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि पीआरडी जवानों के मानदेय में 80 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी कर दी गई है। पूर्व में पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रतिदिन 570 रुपये मानदेय दिया जाता था, जो कि अब 80 रुपये की बढ़ोतरी करने पर 650 रुपये प्रतिदिन हो गए हैं। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी राज्य कर्मचारियों के हित में लगातार कई महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। पीआरडी जवानों की एक मांग कि उनके मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, उस मांग को पूर्ति करने की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। सामान्यतः किसी भी मानदेय कर्मी का मानदेय उस समय बढ़ाया जाता है जिस समय हम चुनाव के आसपास होते हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने विभाग की मंशा को समझते हुए, पीआरडी जवानों की समस्याओं को समझते हुए, जिस समय नितांत आवश्यकता थी उस समय उनका जो है मानदेय वृद्धि करने का काम किया है। तो इसके लिए मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। इस बढ़ते हुए मानदेय के साथ में हमारे पीआरडी जवान अब ऊंचे मनोबल के साथ में काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यव्यवहार को उनके संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताया। लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होते ही ओम बिरला ने जिस तरह सदन में आपातकाल पर पार्टी विशेष के नेता की भांति भाषण दिया, वह उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। महारा ने कहा कि ओम बिरला पर उनके पिछले कार्यकाल में भी इसी प्रकार के आरोप लगे थे। उन्होंने सदन में बिना चर्चा कराए कई अध्यादेश पारित किए। विपक्षी दल के सदस्यों पर बड़ी संख्या में लोकतंत्र की परंपराओं के विपरीत निलंबन की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि आपातकाल को लोग इस समय नकार चुके थे जब जनता पार्टी सरकार पतन के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। लोकसभा का या विधानसभा का जो स्पीकर होता है वो एक अंपायर की तरह होता है और उसके लिए दोनों ही पक्ष भी और विपक्ष भी बराबर होने चाहिए। जो सही चीज़ें हैं वो सामने आए, गलत चीज़ें रुकें, परंपराओं का और नियमों का उल्लंघन ना हो, ये काम उनका होता है। पिछले कार्यकाल में भी जिस तरीके से उन्होंने 100 से ज़्यादा एमपीज़ को निलंबित किया, उसके अलावा राहुल गांधी जी का जिस तरीके से निलंबन हुआ, उनका घर खाली कराएगा, वो बहुत ही अटपटा सा था। और कल मुझे उम्मीद थी कि ये नया कार्यकाल है, शायद इसमें अच्छे उदाहरण पेश किए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल बयान दिया, 50 साल पहले भी घटना पे वो बोले और उसकी निंदा करने का आज कोई औचित्य नहीं था। और मुझे ये लगा कि उन्होंने पहले दिन ये इशारा कर दिया कि वो किसके इशारे पे काम करेंगे, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए हेल्दी नहीं है, वो किसी भी तरीके से स्वस्थ बात नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ओम बिरला जी को परंपराओं और नियमों के हिसाब से चलना चाहिए। उनके लिए अब क्योंकि वो स्पीकर हैं, वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, किसी पार्टी के खास उम्मीदवार नहीं हैं, उनको तटस्थ होकर राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए और लोकसभा स्पीकर की जो गरिमा रही है आज तक की, उसको उनको मेंटेन करना चाहिए। रुक करते खबरों का। एमडीडीए की ओर से काठ बंगला बस्ती में चलाए गए अतिक्रमण अभियान को रोक दिया गया है। एमडीडीए की टीम ने सिर्फ मकानों पर लाल निशान लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि निशान लगाने का काम पूरा करने के बाद अतिक्रमण अभियान शुरू होगा। बता दें कि नदियों के किनारे देहरादून की मलिन बस्तियों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे हैं अभियान पर भाजपा धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस अभियान को मलिन बस्तियों के विरोध अभियान के रूप में नहीं देखना चाहिए। एनजीटी के सुझाव पर हाईकोर्ट ने जो आदेश किए हैं, उन जगहों पर अवैध बस्ती को चिन्हित करके कार्रवाई चल रही है। जनरल कोई अतिक्रमण हटाओ का अभियान नहीं चल रहा है, बस्तियों पर नहीं चल रहा है। ये एनजीटी के कारण जो हाईकोर्ट ने आदेश किए हैं,
उन लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई चल रही है और इसकी बाकायदा जांच पड़ताल हुई है। अभी काठबंगला क्षेत्र में गब्बर सिंह बस्ती में भी इसी प्रकार की कार्रवाई चल रही थी। महिला की मौत में दुर्भाग्यपूर्ण रही वहाँ पर हुई है और उसके बाद मैं देख रहा था कि वहाँ पर दोबारा से फिर जांच हो रही है। हम लोग ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि 16 से पहले के जो लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई न हो। हालांकि हम इन कार्रवाई से बहुत पसंद नहीं है, लेकिन कठिनाई यही है कि हाईकोर्ट के आदेश है और हाईकोर्टों के आदेशों के ऊपर कोई सरकार नहीं होती है। दिल्ली में हुई उत्तराखंड बीजेपी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर विचार मंथन हुआ है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अक्टूबर-नवंबर महीने में संगठन के चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। इस बात की जानकारी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने दी। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी की बैठक रूटीन में होती है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में रिक्त कैबिनेट के पदों पर दर्जा वितरण को लेकर भी विचार किया गया है। साथ ही उत्तराखंड के 2 विधानसभा में चल रहे उपचुनाव को लेकर भी मंथन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठकें होती रहती हैं और सारे सांसद हमारे दिल्ली में समय क्योंकि सत्र चल रहा है तो सभी सांसद वहीं हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के। उन लोगों के साथ भी, सांसदों के साथ भी संगठन को बैठना था। इसी को लेकर के वहाँ पर मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, स्टेट के, हमारे केंद्र के तमाम, हमारे राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद सभी इस बैठक में रहे हैं। निश्चित रूप से क्योंकि उत्तराखंड के अंदर इस समय 2 विधानसभाओं में चुनाव भी चल रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर भी वहाँ पर मंथन किया गया है और आने वाले समय में किस प्रकार से हम उत्तराखंड की बेहतरी के लिए सारे सांसद अपना सहयोग कर सकें और उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़े और तेजी से आगे बढ़े, इस पर भी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जो डबल इंजन की सरकार है उस गति को तेज करेंगे और उत्तराखंड जो हमने कहा है, जो हमने वादा किया है कि उत्तराखंड 2025 में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, उस ओर हम आगे कदम बढ़। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, उधम सिंह नगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 28-29 जून को कुछ हिस्सों में मानसून की दस्तक देने की भी संभावना है। इस दौरान उन्होंने यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली है, हल्की से मध्यम, और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है करीब 70 mm और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए। और आज भी मैं बात करूं तो ज़्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहां तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि 1-2 जगहों में भारी वर्षा मिलेगी और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। साथ में जो इंटेंस स्पेल है वो भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि वो भी चीज़ें देखने को मिलेगी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आम जन समस्याओं को विशेष कर सुना गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, जल संस्थान के द्वारा कई समस्याएं सामने आई, जिसको लेकर जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल ने जांच के निर्देश दिए और आम जनता की समस्याएं जल्द से जल्द दूर करने की बात कही। आज खटीमा में क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई। बैठक अहम रही और देखिए अभी बारिश के सीजन में रोड की समस्या बहुत गंभीर समस्या रही यहाँ की। प्रतापपुर वाली रोड जो है पूरे विकास खंड में एक ऐसी रोड है जो 3 मीटर की रोड है, नहीं तो आम रोड जो भी होती है वो 4 मीटर की रहती हैं। उसका मुद्दा यहाँ पे बना रहा और उस पर आश्वासन दिया है पीडब्ल्यूडी ने, इसके जल्दी ठीक दुरुस्त कराया जाएगा। और देखिए गर्मी का भयंकर गर्मी इस बार पड़ी, उस गर्मी को भी लेके यहाँ पे जनप्रतिनिधियों में काफ़ी रोष था कि घरों पे नल नहीं पहुँचा। जल मिशन के तहत गांव-गांव में टंकियाँ लगी हैं मगर पानी नहीं पहुँच पा रहा, उसमें भी काफ़ी जनप्रतिनिधियों में रोष था और मैंने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि पानी की सप्लाई ठीक की जाए। क्षेत्र पंचायत की जो बैठक होती है वो 3 महीने में एक बार होती है और एक बहुत अच्छा फोरम होता है क्षेत्र की समस्या को उठाने के लिए। आज की बीटीसी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। अभी तक
स्वास्थ्य विभाग, PWD, जल निगम, जल संस्थान विभागों की बारी आ चुकी है और इनके बारे में जो समस्याएं थी वो जनता ने उठाई हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उठाई हैं। तो समस्याएं कुछ काफ़ी पुरानी समस्याएं हैं, कुछ नई समस्याएं हैं। तो उसके लिए प्रमुख जी के माध्यम से और मेरे माध्यम से भी निर्देश दे दिया गया है कि वो जितना संभव हो सके उनका निस्तारण करें, और एक कुछ बातों में तो इन्हें आज ही जा करके निस्तारण करने के लिए कहा गया। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसको लेकर रामनगर एसडीएम ने क्षेत्र के नदी नालों का निरीक्षण किया और जहां जो भी खामियां पाई गई उनको तुरंत दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। चेतावनी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप वर्षा काल से पूर्व नालियों की, नहरों की, जहाँ पे कि आपदा के दृष्टिगत संवेदनशील है, उन जगहों का निरीक्षण कर लिया जाए और वो ये देख लिया जाए कि आपदा से पूर्व की तैयारियां कर दी गई हैं कि नहीं कर दी गई हैं। उसी संबंध में नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत विभिन्न नालियों की सफाई, नहरों की सफाई का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा ये कानिया क्षेत्र में और आपका चोरपानी क्षेत्र में भी जो नाला है, इसमें भी जो सफाई कार्य किया गया उसका निरीक्षण किया गया। बाढ़ चौकी हमने बनाई है, खासकर ऐसे क्षेत्र जो नदी से लगते हुए हैं, जो बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं। किसी प्रकार का अगर जल प्रवाह में वृद्धि होती है तो उसके अनुसार वहाँ पे कार्रवाई की। 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक कराए जाने के केंद्र सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में वाहनों की जांच के लिए 12 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसमें से 4 सेंटर देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार और हल्द्वानी में शुरू हो गए हैं, जबकि सेलाकुई और रुड़की में निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से ऋषिकेश और कोटद्वार में कार्य चल रहा है। 1 अक्टूबर से सभी भारी माल वाहनों, सवारी वाहनों से लेकर निजी वाहनों की फिटनेस जांच भी इसी ऑटोमेटेड सेंटर से कराई जाएगी। देखिए, भारत सरकार की अधिसूचना के हिसाब से 1 अक्टूबर 2024 के बाद सारे वाहनों की फिटनेस या जो निजी वाहन होते हैं वो 15 साल बाद उनका जब रिन्यूअल होता है रजिस्ट्रेशन का, वो सारे उनकी जांच केवल ऑटोमेटेड ट्रैक से होगी। इसके लिए हम लोगों ने 4 निजी क्षेत्र में ऑलरेडी बना दिए हैं और संचालित हो रहे हैं वो। उसमें देहरादून में है, डोईवाला में, हरिद्वार में, रुद्रपुर और हल्द्वानी, ये 4 सेंटर संचालित हैं ऑलरेडी। इसके अलावा हमारे सेलाकुई और रुड़की में निर्माणाधीन है, निजी क्षेत्र में ही। ऋषिकेश और कोटद्वार में हमारे जो सरकारी भारत सरकार के सहयोग से बन रहे हैं, उनमें भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इक्विपमेंट्स लगने हैं, भारत सरकार के द्वारा लगवाए जाएंगे, तो उसका हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे वो लग जाएं तो उनका भी संचालन शुरू कर दिया जाए। पहाड़ों में मानसून की दस्तक की सुगबुगाहट महसूस होने लगी है। जोशीमठ में आसमान में घुमड़ रहे बादल जमकर बरसे, जिसके चलते जोशीमठ नगर सहित आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मानसून की आहट से ही जोशीमठ का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। बारिश के बाद सफेद बादलों की आगोश में नजर आया जोशीमठ पहाड़। सुबह से ही हाथी, घोड़ा पालकी सहित स्लीपिंग लेडी माउंटेन, चिनाब घाटी, थोली टॉप, एरा टॉप, नीलगिरी, देववन, विधान पर्वत मानसूनी बादलों की आगोश में नजर आए। वहीं बारिश की वजह से क्षेत्र के बढ़ते तापमान में भी गिरावट आई, साथ साथ गर्मी से लोगों को राहत मिली। पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों जगह जगह सीवर बहने से जहां पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान हैं, वहीं देश विदेश में पर्यटन नगरी मसूरी की छवि भी धूमिल हो रही है। शहर का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर सीवर की समस्या से लोग परेशान ना हो और इसकी दुर्गंध के कारण आसपास से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। 2010 में पेयजल निगम द्वारा 144 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अब तक भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। वहीं उत्तराखंड जल संस्थान और पेयजल निगम का आपसी तालमेल न होने का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और इसका असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। ओवरफ्लो का कारण है कि अब लोग पानी में डाल देते हैं प्लास्टिक या बहुत कुछ डाल देते हैं, बोतल डाल देते हैं, शीशी डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है सीवर। उस कारण मतलब ब्लॉक होने की वजह से सीवर ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होता है, हम तुरंत उसे कार्रवाई करके हम उसे साफ करवाते हैं।
गंदगी भी हो रहा है तो फिर सफाई भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं साथ साथ। मैं उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अभी आप देखो एक बैठक मैंने यहाँ पर की थी और उसके बाद मैंने एक बैठक देहरादून में अधिकारियों की बुलाई थी, क्योंकि जल निगम और जलस्थान के अधिकारियों का आपस में समन्वय होने के कारण जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ की जो पेयजल की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे अन्य कोई समस्या है, उसका समाधान। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।